हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग 13th लेक्चर का पार्ट जो है बच्चा वो कंटिन्यू करेंगे ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोपेन और इथेन के हम लोगों ने न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूले पढ़ लिए थे एंड मैंने आपको ग्राफ्स भी समझा दिए थे। ठीक है, इथेन के अंदर जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था 0 से लगा के 360 डिग्री तक, तो उसमें जो रोटेशन बैरियर का वैल्यू था वो था 3, और हम लोग ने जब प्रोपेन में पढ़ा था तो वो रोटेशन बैरियर का वैल्यू था 3.3। ठीक है ना। अगर आपने इथेन के अंदर रोटेशन बैरियर का वैल्यू नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, उसका वैल्यू था 3 किलो कैलोरी, और प्रोपेन में तो मैंने लिखवाया था इट वाज 3.3 किलो कैलोरी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ एन ब्यूटेन पढ़ेंगे। एन ब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसके अंदर दो नए टर्म्स आ जाएंगे, गॉश और एंटाई। ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं, तो फिर हमको आगे का पार्ट बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ गॉश एंड एंटायर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ गॉश एंड एंटायर। ठीक है ना, एंटी नहीं बोलना इसको, एंटायर बोलना है ना। गॉश और एंटायर होते क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इमेजिन करो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? CH3 CH2 CH2 और CH3, बराबर। तो अगर मैं समझो मेरे पास में ये अभी प्रोपेन है रेडी, अगर मैं इसको ब्यूटेन बना देता हूँ, ये ब्यूटेन हो गया, बराबर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे बच्चों? एक्लिप्स। एग्जैक्टली मैच हो रहा है पीछे, तो इसको एक्लिप्स स्ट्रक्चर बोलेंगे, बराबर है। तो आपको नहीं लगता बच्चों ये वाले दो ग्रुप, हाइड्रोजन तो बेटा एक बार दिमाग में रख लो, हाइड्रोजन को बेटा मत कंसिडर करना, बिकॉज कुछ भी नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन तो होना ही होना है। क्या आपको लगता है ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है? यस। तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास में दो सिमिलर ग्रुप है, दो सिमिलर ग्रुप है, और ये मैं अगर इसका ये वाला एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, ऐसा, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H है, बराबर। यहाँ पे अगर समझो मैं CH3 लिखता हूँ, बराबर है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। ये दोनों ग्रुप सेम है और ये दोनों ग्रुप सेम है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। अभी ये नया वर्ड कहाँ से आ गया? एक्लिप्स्ड क्या था और फुल्ली एक्लिप्स्ड क्या था? ये इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, अगर मैं इसको समझो, मैं अभी वो 60 डिग्री से रोटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। 60 डिग्री रोटेशन हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। अगर मैं समझो इसको इस तरीके से लिखूं तो ये भी एक्लिप्स्ड ही है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के नाम बता रहा हूँ, ये भी एक्लिप्स्ड ही है, बराबर है। जिसमें जो फ्रंट कार्बन है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे भी H आ गया, बराबर। पीछे वाले कार्बन की बात करें तो पीछे वाले कार्बन पे यहाँ पे अभी भी CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे भी अभी भी H ही है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी एक्लिप्स्ड ही बोला जाएगा, बट इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे partially eclipsed. So there is a difference between eclipse, fully eclipsed and partially eclipsed. ठीक है ना, ध्यान से सुनो, there is a difference between fully eclipsed and partially eclipsed. कैसे सर? fully eclipsed में क्या होगा? exactly same होगा, और partially eclipsed में क्या होगा? different होगा, बट होगा तो eclipsed ही। ठीक है ना सर, यहाँ पे तो सेम है ना, एक जगह पे सेम नहीं, सब जगह पे सेम होगा तो ही उसको फुल्ली एक्लिप्स्ड बोलेंगे। एक भी जगह पे डिफरेंट हुआ, जैसे यहाँ पे तो दो दो जगह पे डिफरेंट है, एक भी जगह पे डिफरेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बता इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल में वैन डर वाल रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन बहुत ही कम होगा। तो सर आप तो बोले थे गॉश और एंटाई वर्ड सिखाएंगे, अभी मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर समझ लो मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, बराबर है, ध्यान से देखना, अभी मैं गॉश वर्ड एंड एंटाई वर्ड समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास में दो स्ट्रक्चर्स है, ये वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं, ये दोनों ग्रुप सेम है, अभी ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, कितने डिग्री से? 60 डिग्री से, तो आगे वाला कार्बन कौन से शेप में आ गया? वाई शेप में आ गया। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H है। पीछे वाला कार्बन जैसा था वैसा ही है,
ठीक है ना, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, बराबर। तो मुझे एक बात पूछनी थी आपसे क्या ये दो आइडेंटिकल ग्रुप्स है? प्लीज बच्चों ध्यान देना, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्या ये दो आइडेंटिकल ग्रुप्स है? हाँ सर, दीज आर आइडेंटिकल ग्रुप्स। आइडेंटिकल ग्रुप्स, बराबर है। इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में एंगल कितने का है? 60 डिग्रीज का है। एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। तो अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स में एंगल 60 डिग्री का होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग गॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नो डाउट, नो डाउट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्टैगर्ड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैगर्ड ओनली, ठीक है ना। बट स्टैगर्ड में इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसको क्या बोला जाता है? गॉश। तो ये देखो, पहले ये फुल्ली एक्लिप्स था, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आइडेंटिकल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। तो इस स्ट्रक्चर को नो डाउट स्टैगर्ड तो बोलेंगे ही, बट स्टैगर्ड में इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको क्या बोला जाता है? गॉश। क्या बोला जाता है? गॉश, ठीक है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, आप बोलोगे सर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी तो बहुत बार पढ़ा ना, यहाँ पे भी तो बेटा यहाँ पे H और H हुआ करता था ना, आइडेंटिकल ही था ना, वो भी तो आइडेंटिकल था, वहां पे तो आपने गॉश वर्ड नहीं यूज किया। तो याद रखना हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप होना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला पहले, सुना नहीं? सुना? कान में कुछ कचरा गया है क्या? मजाक करो, डोंट माइंड। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होगा तो इसको कंसिडर करना है। सर ऐसा क्यों? सिंपल है बेटा, क्यों क्यों? क्योंकि कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन तो होना ही है ना, तो हाइड्रोजन तो वैसे भी था ही, तो उसमें कुछ अलग से ग्रुप थोड़ी आया। कुछ नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन तो हम लोग को पहले से लिखना ही था ना, तो कुछ ग्रुप आएगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनो नेक्स्ट। सर ये फिर एंटाई क्या होता है? एंटाई का तो मतलब होता है ऑपोजिट। अरे यार, तो ये तो मेरा एंटी है, एंटी का मतलब ऑपोजिट है। तो अगर दो सिमिलर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है ना, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में, अभी जैसे ये वाला मिथाइल को मैं सीधा इसके ऑपोजिट कर दूं, इसके टोटली ऑपोजिट कर दूं, तो आप बताओ आगे वाला कार्बन किस शेप में हो गया? वाई शेप में। ये मिथाइल है, यहाँ पे HH है, और पीछे वाला कार्बन क्या है? मिथाइल है, यहाँ पे भी क्या है? H और H है, बराबर है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला और वही आइडेंटिकल ग्रुप, ये दोनों क्या थे? आइडेंटिकल ग्रुप्स थे। और वही आइडेंटिकल ग्रुप्स अभी कितने एंगल पे आए? आइडेंटिकल ग्रुप्स कितने एंगल पे आए? 180 पे आए, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा? 180 का ही होगा। तो अगर 180 पे है तो हम उसको बोलेंगे एंटाई। और इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, एकदम लॉजिकल है। एंटाई मतलब ये तो मेरा एंटी है, एंटी बोलते हैं ना, बट एक्चुअल में वो एंटाई वर्ड है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज समझा दी है, फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। और एक होता है गॉश। गॉश इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ स्टैगर्ड। इवन ये भी स्टैगर्ड ही है, एंटाई भी क्या है बेटा? स्टैगर्ड ही है, ठीक है ना। एंटाई इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टैगर्ड। बट अगर 180 का एंगल है दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे 60 के लिए स्पेशल नाम है गॉश, वैसे 180 के लिए स्पेशल नाम क्या है? एंटाई। सर 120 के लिए कुछ नाम है क्या? कोई नाम नहीं है। 120, 240 इन सब के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। सिर्फ आप याद रखना 60 डिग्रीज के लिए और 180 के लिए स्पेशल नाम है। अभी ये का ये मिथाइल ग्रुप अगर इधर भी होता तो इस साइड से 60 हो जाता, तो बात तो वही हो जाता था, ठीक है। तो आई होप मैंने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अभी नेक्स्ट बोर्ड में हम लोग ब्यूटेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और उसका एक ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग के पास इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the topic now. Next is Newman projection of N-butane. It is very very important. Now N-butane का Newman projection फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है N-butane का। CH3 देख लो, फिर CH2 है बीच में, फिर CH2 है और फिर लास्ट में CH3 है, राइट। तो सबसे पहले मुझे बता बेटा, इसको इस तरीके से देखा जाएगा, करेक्ट ना। ऊपर CH3 नीचे 2H, इधर भी सेम, ऊपर CH3 नीचे 2H आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक्लिप्स स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे एकदम अच्छे से देखना, एकदम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है आपको आपके नोटबुक में। तो ये देखो, एट प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर है। फ्रंट कार्बन जो है उसके ऊपर CH3 और 2H होंगे,
यहाँ पे CH3 और यहाँ पे 2 H है, करेक्ट। पीछे वाले पे भी सेम ही है, CH3 और यहाँ पे इधर एक H और इधर भी एक H हो जाएगा। सो ये है आपका स्ट्रक्चर नंबर 1, जिसको आप क्या बोलोगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। चलो अभी अगर मैं इसमें 60 डिग्री से रोटेशन शो करता हूं, कितना डिग्री से, 60 डिग्री से, तो पीछे वाला कार्बन तो सेम ही रहेगा, खाली आगे वाले कार्बन को अपने को रोटेट करना है इस तरीके से। तो आगे वाला कार्बन कौन से शेप में आ गया बच्चों, मॉडल के साथ में ही पढ़ो। आगे वाला कार्बन आपको Y शेप में आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, CH3, यहाँ पे HH हो गया। पीछे वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। आगे वाला कार्बन इंपॉर्टेंट है, CH3 इधर H और इधर H, ये देखो सेम बना लिया। पीछे वाला कार्बन अभी भी जैसा था वैसा ही है, CH3 H और H। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2, बराबर है। अभी आप बताओ पहले ये स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स्ड है, ऑब्वियसली स्टैगर्ड है, ठीक है ना। बट आपको नहीं लगता बच्चों आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में एंगल कितने का आ गया, सर 60 का आ गया। तो 60 के एंगल को क्या बोलते हैं, गॉश। तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गॉश, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, नो डाउट इट इज स्टैगर्ड। तो दिस इज गॉश स्टैगर्ड, ठीक है। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेशन करो। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेशन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 होगा। पीछे वाले कार्बन को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसको ऐसे रखना है, फिर इसको रोटेशन करना है ऐसे, ठीक है। तो अभी ये तो एक्लिप्स जैसा हो जाएगा। तो आप बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फ्रंट वाला कार्बन अभी बनाएंगे हम लोग इसके ऊपर। फ्रंट वाला कार्बन ये है, सर्कल मतलब पीछे वाला कार्बन है। यहाँ पे क्या आ गया, CH3, देखते जाओ, बताओ। तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लिखूंगा। सर आपको कैसे सुनाई देगी, बोलो तो सही। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा बताओ, H, देखो मैंने बोला था ना सुनाई देता है मुझे, H। यहाँ पे भी क्या आएगा, H। पीछे वाले कार्बन पे क्या आएगा, यहाँ पे CH3, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। सर ये तो एक्लिप्स्ड हो गया, बट बच्चों क्या एग्जैक्टली सेम है, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड में कौन सा एक्लिप्स्ड, यस, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, पार्शियली एक्लिप्स्ड। मेरे स्टूडेंट हो ना इसके, ठीक है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। चलो कभी कभी हम लोग मजाक कर लेते हैं बच्चों, क्या है अभी ऑनलाइन में तो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा क्या मालूम, ठीक है। चलो फिर अभी इसको वापस 60 से रोटेट करेंगे हम लोग। अगर 60 से रोटेट करेंगे तो कितना एंगल होगा, 180 होगा। तो फिर ये नीचे चला जाएगा ऐसा। आगे वाला कार्बन कौन से शेप में है, Y शेप में, करेक्ट। तो आगे वाला कार्बन Y शेप में, नीचे क्या आ गया, CH3, इधर ऊपर, इधर HH तो है ही है। ऊपर वाले कार्बन पे तो सेम ही था, कुछ चेंज कर ही नहीं सकते उसमें, तो उसको रोटेट ही नहीं कर रहे हम लोग, ये CH3 और H। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। बट ये स्टैगर्ड में कौन सा फॉर्म है, आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में एंगल कितना है, 180 का एंगल है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटाई, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, स्टैगर्ड। वेरी नाइस, एंटाई स्टैगर्ड। नेक्स्ट वापस 60 डिग्री से रोटेट करो। 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो चलो 60 से रोटेट करो। 60 से रोटेट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। वापस से एक्लिप्स्ड हो जाएगा। आगे वाला कार्बन इस तरीके से, यहाँ पे क्या है बताओ, आगे वाले कार्बन में इन दोनों जगह पे HH, इधर भी H, यहाँ पे क्या आएगा, CH3। पीछे वाले कार्बन में नो चेंज, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। सर ये तो एक्लिप्स्ड हो गया। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 5, इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स में भी कौन सा एक्लिप्स, सर डिक्टो सेम तो नहीं है, तो पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स हो गया। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो। वापस 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आगे वाला कार्बन वापस Y शेप में आ जाएगा। तो 60 से रोटेट करेंगे, एंगल कितना हो जाएगा, 300। आगे वाला कार्बन कौन से शेप में, Y शेप में, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे CH3। पीछे वाला कार्बन CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा हो जाएगा, 6, बराबर है। अभी ये बोलो स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है। बट ये दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में एंगल कितना हुआ, सर एंगल ऐसा,
ये तो 300 है, नहीं ऐसे तो है ही है। अगर मैं ऐसे देखूं तो 60 का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस और नो। अगर ये मॉलिक्यूल एकदम ध्यान से, डोंट गेट कंफ्यूज, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो यही दिखेगा। तो यहां से अगर मैं मेजर करूं तो दो आइडेंटिकल ग्रुप के बीच में एंगल कितना है, 60 है। ऐसे देखेंगे तो 300 है, ऐसे देखूंगा तो 60 है। तो इसको भी बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, गॉश, और ये भी क्या है, स्टैगर्ड। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में एंगल इस तरीके से देखेंगे तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल 60 है, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो चलो अभी बताओ, ये ऐसा है फिलहाल, ठीक है। अगर मैं इसको वापस 60 से रोटेट करूं तो कंप्लीट मेरा 360 हो जाएगा। सो 60 डिग्री से रोटेशन, टोटल एंगल 360। तो ये देखो पूरा का पूरा एग्जैक्टली कंप्लीटली और फुल्ली एक्लिप्स भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे CH3 H और H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 7, और इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड। सो ये हो जाएगा आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। चलो एक बार वापस देख ले। सर आप बहुत बार रिवाइज कराते हैं स्टूडेंट्स, कैसा है ये ऑनलाइन लेक्चर है ना, तो एक दो बार रिवीजन करेंगे तो कंसेप्ट जिसको नहीं समझा होगा या 10-20% जिसको डाउट रहेगा क्लियर हो जाता है। ये देखो पहला ये स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। अभी क्रॉस में देख रहे हो आप लोग, ये स्ट्रक्चर था बराबर। इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या देखेंगे अपन, इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर मैं अगर इसको यहाँ पे लेके आऊँ, 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये देखो वाई शेप में आगे वाला कार्बन हो गया, मिथाइल इधर आ गया, ये H और ये H। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो तो ये CH3 यहाँ पे आ गया, बराबर, पीछे के कार्बन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये है एंटाई, और सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है, ये देखो जिगजैग फॉर्म। समझा ही नहीं, समझा, तो ये देखो जिगजैग फॉर्म। फिर आप वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये हो गया, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट करो, ये गॉश हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का था। सर आप बोल रहे थे ना इसको ऐसे रोटेट करो, ये देखो पहला जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था ना, ऐसे था, ये वाला देखो, ये वाला। अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूं तो यही बन गया, देखो ये देखो ऐसे ही बन रहा है ना ये। तो इस वजह से बेटा हम लोग इसको बोलेंगे पार्शियली सॉरी गॉश स्ट्रक्चर स्टैगर्ड। नाउ अगर मैं वापस इसको 60 डिग्री से रोटेट करूं तो ये कंप्लीटली और फुल्ली एक्लिप्स बन रहा है, बराबर। चलो तो अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं अभी कौन सा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वाले जगह पे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने प्लॉट किया पोटेंशियल एनर्जी, और इस वाले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे बच्चों, बोलो, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन बराबर नहीं है बट तुम लोग भावनाओं को समझोगे ना, हाँ वेरी गुड। इसको हम लोग थीटा नाम दे देते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। स्क्रीन बराबर है, यस चलो इसको हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे। अब बताओ ये एंगल कितना था, 0, फिर नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री, फिर नेक्स्ट एंगल 120, 60 से बढ़ाना ना, फिर 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360। चलो स्टार्ट करते हैं। फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। चलो यहां तक डाल देते हैं, ठीक है ना। आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि इधर, मेरे तो मर्जी इधर तक था सर, तो फिर इतना छोटा छोटा ग्राफ आएगा ऐसा मूंगी जैसा, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, सर ये तो गॉश है, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का एनर्जी तो कम ही होता है, तो स्टैगर्ड का एनर्जी कम है समझो, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा तसल्ली से बेटा, घाई मत करना, ठीक है। तो ध्यान से देखना। चलो स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात करें, पार्शियली एक्लिप्स्ड। अभी आप बोलोगे सर एक्लिप्स्ड एक्लिप्स्ड, ठीक है ना, दोनों का एनर्जी सेम नहीं हो सकता। मैंने आपको 12th लेक्चर में सिखाया था बेटा कैसे कंपेयर किया जाता है एनर्जीज। तो इन दोनों की एनर्जी में से बेटा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, सर इसमें तो ट्रेमेंडस रिपल्शन है, यहाँ पे उतना रिपल्शन नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल है। एक सेकंड, ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी वाइज कम, तो एनर्जी वाइज कम, तो पोटेंशियल एनर्जी में इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, तो डेफिनेटली गॉश के तो ऊपर ही होगा, बट इसके क्या होगा नीचे। सर नहीं समझ रहे,
लेक्चर स्टॉप कर दे। हाँ सर 90% बच्चों ने बोला वही, हाँ सर चलेगा। नहीं करेंगे, समझना पड़ेगा, देखो ध्यान से। फुल्ली एक्लिप्स्ड है और पार्शियली एक्लिप्स्ड है, बराबर है। यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन है, तो डेफिनेटली बच्चों इसके मुकाबले ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो पार्शियली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स से तो क्या रहेगा, इससे तो कम ही रहेगा, बट इससे क्या रहेगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये स्टैगर्ड है और ये एक्लिप्स्ड है। हाँ सर अभी समझा। तो ये वाला पॉइंट समझो, इट इज समवेयर ओवर हियर, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। चलो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है पक्का ना। चलो थोड़ा सा इसको और इधर बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 एंटाई स्टैगर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा। पहली बात तो स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है तो डेफिनेटली इसके रेंज में तो होना ही चाहिए, बट अगर मैं इसके और इसके बीच में कंपेयर करूं तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सर, ऑब्वियसली गॉस से ज्यादा स्टेबल एंटाई होगा। क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये दो ग्रुप नजदीक है, 60 का एंगल है, और वहीं पे इन दोनों ग्रुप के बीच में एंगल कितने का है, 180, तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो लेस इज द रिपल्शन, मोर इज द स्टेबिलिटी, तो इसकी जो एनर्जी है वो इससे भी क्या होगी, कम। ए लेस इज द एनर्जी, बोलो, मोर इज द स्टेबिलिटी। सो ये हो जाएगा आपका नंबर 4। वेरी नाइस। नेक्स्ट 240 वाला, ये वाला पार्शियली एक्लिप्स, तो ये भी तो पार्शियली एक्लिप्स था ना, ये दोनों सेम ही तो है, देख लो आप। तो पार्शियली एक्लिप्स वाले की एनर्जी किधर आ जाएगी, यहाँ पे। चलो नेक्स्ट ये ले नंबर 5। फिर गॉश, गॉश स्टैगर्ड, गॉश वाला तो यही था, तो इसके जितनी एनर्जी होगी 300 पे, ठीक है ना। इसको क्या नंबर देंगे, नंबर 6। फिर क्या है लास्ट में, फुल्ली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स वाला ये रहा, तो फुल्ली एक्लिप्स वाला ये रहा, इतना है बेटा ये, ठीक है ना। आप लोग बराबर हाइट से बराबर बनाना, ठीक है। चलो ये नंबर 7 हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, इन सबको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, ये देखो, ऐसा। तो इसमें ये वाला जो है वो क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फर्स्ट एंड 7 फुल्ली एक्लिप्स्ड। थर्ड वाला क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये गॉश, ये एंटाई, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये गॉश, और ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, बराबर। तो अगर मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लूं बच्चों, तो कैसे करेंगे बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे कम एनर्जी तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, एंटाई, तो एंटाई इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, थोड़ी सी ज्यादा है, गॉश, गॉश इज ग्रेटर देन, फिर कौन आएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड, मैं इसे पी लिख रहा हूं बच्चों, पार्शियली एक्लिप्स, ये वाला पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी लिख सकते हो चाहिए तो। और फिर लास्ट में आता है कौन सा बच्चों, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। एनर्जी ऑर्डर बताओ, एनर्जी वाइज अगर ऑर्डर पूछेंगे तो फुल्ली एक्लिप्स्ड ग्रेटर देन, पार्शियली एक्लिप्स्ड ग्रेटर देन, गॉश ग्रेटर देन एंटाई। इज इट क्लियर, ये बहुत ही इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें थोड़ा सा अपने को एक काम है बच्चों, ये वाला मैं आपको एग्जाम ये लिख के दे देता हूं, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एंटाई, ठीक है, ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटाई और पार्शियली एक्लिप्स के बीच में जो रोटेशन बैरियर है वो है 3.6, कितना, ये वैल्यू याद रखनी पड़ती है, 3.6 किलो कैलोरी। और गॉश और एंटाई के बीच में जो एनर्जी वैल्यू है डिफरेंस, वो है 0.9 किलो कैलोरी, कितना, 0.9 किलो कैलोरी। और फुल्ली एक्लिप्स्ड और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 5 किलो कैलोरी,
कितना 5 किलो कैलोरी। सर इसका यूज क्या है? इसका यूज है बेटा जनरली पूछते तो नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में मैं आपको सेफर साइड में बता रहा हूँ। समझो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि बता एन ब्यूटेन में एंटाई स्ट्रक्चर को पार्शियली एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो ये एंटाई है, पार्शियली एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए 3.6, ठीक है ना। अगर कभी पूछ लिया कि एंटाई को गॉश में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा, 0.9, ठीक है। अगर पूछ लिया कि एंटाई को फुल्ली एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा, 5। अगर अभी समझो एक सवाल पूछ लिया जेईई एडवांस वालों के लिए, गॉश को फुल्ली एक्लिप्स्ड, सुनो ध्यान से, गॉश को फुल्ली एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो आपको 5 में से ये नंबर माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल हाइट कितना है, 5 है, और ये कितना है, 0.9 है, तो ये डिफरेंस ही आएगा ना फिर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली पूछते नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं ना कि कौन सा दिन कब किसका खराब हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ब्यूटेन एंड देयर पार्शियल एक्लिप्स जो है, फुल्ली एक्लिप्स है, गॉश क्या होता है, वो सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो अभी हमारे माइंड में एक चीज बहुत अच्छे से फिट हो गई है, बोलो क्या? सर क्या, हमको क्या पता आप क्या सोच रहे हो, बोलो क्या? नहीं पता सर हमको। तो सुनो, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंटाई वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? यस। गॉश वाला थोड़ा उससे कम स्टेबल होता है। तो ये हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो गया। बट स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स है ना ऐसे हैं जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि उल्टा एंटाई से ज्यादा स्टेबल गॉश है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न जाने कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 एग्जांपल्स ही है, और चारों के चारों एग्जांपल्स में नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करूंगा और उसका रीजंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्या काम करना है, इसको नोटबुक में बनाना है, ठीक है ना। कलर पेन पेंसिल यूज कर सकते हो, ये वाला जो मैंने बनाया है वो भी आप बनाइए। एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं आपको स्टूडेंट्स वापस बोलूंगा, मैं जनरली 12th में भी और 11th में भी सेम चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए कि अगर आप नोट्स एकदम अच्छे से मेंटेन करके बनाते हो, आपने मेरा लेक्चर्स रेडॉक्स से देखा होगा, राइट? रेडॉक्स भी देखा आपने, इवन जीओसी का आईयूपीएसी भी मैंने आपको सिखा दिया, और अभी ये आइसोमेरिज्म कर रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स एक बार आपने देखा होगा कि मेरा हर लेक्चर में विद प्रेजेंटेशन ही सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको भी अपने नोटबुक में ये सब चीजें अच्छे से लिखनी है, प्रेजेंट करनी है, और इन्हीं को बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और एमसीक्यू तो डेफिनेटली मैं आपको साथ में सॉल्व करवा रही हूँ लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स के बाद, और उसके बाद भी आपको बुक्स दिए जाएंगे तो उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ एन ब्यूटेन। सर अभी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, इथेन है, ओके, प्रोपेन है और एन ब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन भी नहीं, सिर्फ कौन सा, एन ब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन है, एन पेंटेन, उसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े बहुत बनाए जा सकते हैं, बट ये वाला पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं है। उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, खाली वो बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो वो तो देख के हमको पता चलेगा कि ऑब्वियसली एक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला, ये माइंडसेट बना लीजिए कि एंटाई इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू गॉश, एज कंपेयर टू पार्शियल एंड fully eclipsed. But there are certain examples with reason I'll explain, don't worry. Certain examples जिसमें गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटाई। सर लेकिन वो तो गॉश तो नजदीक रहेगा, एंटाई तो दूर रहेगा, तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। विद रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड देयर आर सर्टेन ओनली 3 to 4 एग्जांपल्स, वो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्टेड एग्जांपल्स है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं आपको 3 और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों क्या, राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट, 2-फ्लोरोइथेनॉल। कॉन्फॉर्मेशनल मतलब मैंने आपको बोला ना आइसोमर्स ही है वो, ठीक है। 2-फ्लोरोइथेनॉल। अब ये 2-फ्लोरोइथेनॉल क्या है? इथेनॉल तो सबको पता है क्या होता है, इथेनॉल CH3 CH2OH, इसको इथेनॉल बोलेंगे। आईयूपीएसी में अगर 1 इसको 2 करो तो 2 के ऊपर उसने फ्लोरो बोला है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, 2-फ्लोरोइथेनॉल, करेक्ट है। तो अभी इसके कौन कौन से कॉन्फॉर्मर्स, मतलब कौन कौन से न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले बन सकते हैं वो बनाते हैं। ये देखो, सबसे पहला ये बन सकता है, ठीक है ना। मैं ये फ्रंट कार्बन मान रहा हूँ, ये फ्रंट कार्बन हुआ फर्स्ट वाले कार्बन को, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, OH आएगा, यहाँ पे HH आएगा, बराबर ना। इस कार्बन के ऊपर 2 H है, देख लो, और एक क्या है, OH। सर बराबर है। पीछे वाले कार्बन पे
क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इधर डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, H है और H है, ठीक है ना। जनरली हम लोग गॉश और एंटाई वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जब आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं भी होंगे, सुनो मेरी बात, डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं भी होंगे चलेगा, बट दो ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना, दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। दो डिफरेंट ग्रुप्स मतलब जैसे अभी ये देखो, ये दोनों सिमिलर सिमिलर है, हाइड्रोजन को तो गिनना नहीं है, तो एटलीस्ट ये दोनों को तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना। तो इस वजह से बेटा इसमें भी गॉश वर्ड आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको चेंज ही करना तो आप चेंज भी कर सकते हो, कि अगर सब कुछ सेम है, सिर्फ दो ही ग्रुप डिफरेंट है, तो उसमें गॉश और एंटाई वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले मुझे था, इसको क्या बोलेंगे सर, ये तो कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स बोलूंगा ना। अगर मैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना दूं, सब स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैंने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आगे वाले कार्बन को मैंने समझो वाई शेप में लिखा, यहाँ पे OH है, पीछे वाला कार्बन अभी भी यहाँ पे F है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोलेंगे। और दो आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन दो डिफरेंट ग्रुप भी चलेगा, बराबर, बाकी सब सेम है ना, इस वजह से। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, गॉश बोलेंगे। गॉश हो गया, ये गॉश स्ट्रक्चर हो गया। फिर और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है सर, एक ये भी हो सकता है, ठीक है कैसे, ये देखो, फ्रंट वाला कार्बन ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे H आ जाए, ठीक है। पीछे वाला कार्बन फ्लोरीन, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको एक्लिप्स ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। बट ये वाला एक्लिप्स्ड और ये वाला एक्लिप्स में डिफरेंस है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो एटलीस्ट सेम सेम थे, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन सेम है और ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको हम लोग पूरा तो नहीं बट बोल सकते हैं पार्शियली एक्लिप्स, और इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिप्स। सर आपने तो बोला था फुल्ली एक्लिप्स नहीं हो सकता, चलो ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स बोलना था, सिर्फ एक्लिप्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसको पार्शियली क्यों बोला, बिकॉज एग्जैक्टली इससे तो डिफरेंट है ना, ये इससे तो क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो वर्ड्स में इतना कंफ्यूज मत हो, खाली हमको तो बेटा ये डिसाइड करना है कि 1 2 3 4 में से ज्यादा स्टेबल कौन है। और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, सर एक एंटाई वाला भी बना दो। एंटाई वाला कैसे बनेगा बच्चों, ये देखो, OH यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे HH और यहाँ पे भी H और H है बेटा। तो इसको तो बेटा डेफिनेटली क्या बोलेंगे, एंटाई स्टैगर्ड, बराबर। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि इन चारों स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आई होप, मुझे लगता है अभी तो बच्चों की आप लोगों को मैंने इतना अच्छे से तो समझा दिया कि आप स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी तो कंपेयर कर ही सकते हैं। राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसका, जस्ट इमेजिन करो, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा। सर इतना तो कंफर्म है दैट एंटाई या फिर समझो ना स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, बराबर है। अभी जनरली टेंडेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, और ये ना जाने कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम में, जनरली स्टूडेंट्स का टेंडेंसी क्या होता है कि सर एंटाई इज द मोस्ट स्टेबल। सर ये देखो ना बहुत दूर दूर ग्रुप है ये, जैसे फ्लोरीन के पास 3 ऐसे लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, ऐसा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत दूर दूर है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल है। बट स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्यों पता है, क्योंकि ये जो OH है ना बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इस OH में मैं इस H को अगर ऐसे लिखूं डिफरेंट वेज ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से फोन कॉल के हिसाब से हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। और फ्लोरीन तो सबको पता है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल नेगेटिव है, बराबर है। आप बताओ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, करेंगे। तो कहना है से बेटा इनके बीच में एक फोर्स ऑफ क्या होगा, डेवलप, अट्रैक्शन डेवलप होगा, बराबर है। और अगर किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आगे आपको दूसरे चैप्टर में आएगा, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसका नाम बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इससे, इस बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे रिंग बना कि नहीं बना,
रिंग बना, तो रिंग को बेटा केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं? चिलेट। ठीक है, डोंट वर्ड यूज द वर्ड रिंग, क्या बोलेंगे? चिलेट। और अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में चिलेट बन सकता है, क्या बन सकता है? चिलेट, तो वो वाले में गॉश विल बी वेरी 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 स्टेबल एज कंपेयर टू एंटायर। क्यों? क्योंकि यहां पे तो चिलेट बन नहीं सकता, इतना बड़ा कैसे बनेगा? बहुत दूर है ना बेटा। अभी मुझे था बेटा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप समझो साउथ अफ्रीका में खड़े हो, तो मैं क्या हाथ मिला पाऊंगा आपसे? नहीं ना, तो उसके लिए एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप बताओ क्या इसमें चिलेट बन रहा है? हाँ। सो इस वजह से बेटा, चिलेट फॉर्मेशन की वजह से गॉश इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटायर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद कौन आएगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड, और फिर क्या आएगा? फुल्ली एक्लिप्स। सर लेकिन चिलेट तो इधर भी बन सकता है ना, ये वाला H और इस फ्लोरीन के बीच में, ये वाले H और फ्लोरीन के बीच में भी तो बन सकता है। नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, डू रिमेंबर, उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना? आप समझो एक हो, आपका नाम है समझो राम, ठीक है ना, मेरा नाम है राम, आपका समझो नाम राम है। आपका एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, श्याम, ठीक है। वो बेटा आपसे 10 साल के बाद मिला, बहुत क्लोज फ्रेंड था, ठीक है ना। अभी समझो उसका जॉब की वजह से वो दूर चला गया था, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, ठीक है। 10 साल के बाद मिला, तो मैं यहाँ पे खड़ा था, समझो श्याम इतना नजदीक खड़ा है, तो क्या मैं बेटा उससे हाथ मिला पाऊंगा? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। तो याद रखना, सेम वे इसमें प्रॉपर डिस्टेंस अवेलेबल है, इसमें दे आर वेरी क्लोज। इफ दे आर वेरी क्लोज देन रिंग फॉर्मेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो याद रखना बेटा, इसमें क्या होगा? रिंग फॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इसके पास भी है, तो उल्टा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में बेटा इसकी स्टेबिलिटी उल्टा क्या हो जाएगा? रिपल्शन ज्यादा, तो लेस इज द स्टेबिलिटी। इस वजह से याद रखना, ऐसे केसेस में गॉश इज मोर स्टेबल। तो सिंपल दिमाग क्या लगाना, चलो इतना मुझे याद नहीं रहता, मुझे क्या याद रहेगा? अगर रिंग बन सकता है, अभी स्टार्टिंग में रिंग वर्ड बोलते हैं, रिंग मतलब चिलेट, अगर चिलेट बन सकता है तो वो वाले में गॉश इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटायर। जनरली क्या होता है? एंटायर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू गॉश, ठीक है। बट अगर कभी चिलेट बन सकता है, रिंग बन सकता है, तो उसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटायर। इज इट क्लियर? ऐसे हम लोग और 2 से 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पता चला इसमें क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसमें द ग्रुप्स आर वेरी क्लोज। अगर मेरा मेरा फ्रेंड बेटा जो मुझे 10 साल के बाद इतना नजदीक खड़ा है, तो मैं क्या बोला, मैं थोड़ा दूर हटना, फिर हाथ मिलाऊंगा ना, ऐसे कैसे मिलाऊं? हाँ, नहीं तो फिर गले मिल लेंगे बेटा, दोस्त अच्छे अच्छे थे। तो उससे ज्यादा बेटा क्या, अगर हाथ मिलाना है, यहाँ पे हाथ नहीं मिला रहे वो लोग, राइट, गले नहीं मिल रहे, तो उसके लिए डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस केसेस में बेटा याद रखना, गॉश इज मोर स्टेबल, और ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर हम लोग नेक्स्ट और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Okay, next example is write the correct order of conformation, stability order of conformations of what? Ethylene glycol. Now what is ethylene glycol? मैंने आपको कॉमन नेमिंग में बच्चों पूरा सिखा दिया। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको पहले कंपाउंड्स के नाम पता होना चाहिए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और अगर आपको ग्लाइकोल वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है, तो फिर तो बेटा वहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं बेटा, जग सुना सुना लगेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से पहले मैंने आपको IUPAC सिखा दिया और 24 लेक्चर्स लिए बच्चों मैंने, तो इस वजह से एक एक चीज मैंने डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। तो टाइम टाइम पे रिवाइज भी करिए, उसमें स्पेशली 23rd एंड 24th लेक्चर जो है, 23rd एंड 24th, वो आप बार बार रिवाइज करिएगा, बिकॉज उसमें मैंने कॉमन नेमिंग सिखाया है। IUPAC तो चलो ठीक है, समझ में आ जाता है, बट कॉमन नेमिंग जो है बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और दोनों के ऊपर एक एक क्या है? OH है। तो इसके भी बेटा बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले स्ट्रक्चर्स बना लो, और स्पेशली 4 स्ट्रक्चर्स बनाने ही है सबको। कौन से? पार्शियल एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स एंड एंटायर एंड गॉश, ठीक है। चलो पहले मैं फुल्ली एक्लिप्स वाला बना देता हूँ। इसमें तो फुल्ली एक्लिप्स पॉसिबल है। ये देखो, ये क्या है? नंबर 1 फुल्ली एक्लिप्स्ड। अगर मैं आगे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा,
यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H और H, तो इसको क्या बोलेंगे, गॉश, इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड नंबर 2। चलिए ये 1 ये 2। नेक्स्ट पार्शियल एक्लिप्स बना दो। यहाँ पे H, OH, H, पीछे वाले कार्बन पे OH, H, H। इसको क्या बोलेंगे, नंबर 3 पार्शियली एक्लिप्स। करेक्ट। फिर लास्ट वाले में एंटाई वाला स्ट्रक्चर, OH, HH, यहाँ पे OH और यहाँ पे HH, तो ये हो जाएगा एंटाई नंबर 4 स्टैगर्ड। इतना बेटा एग्जांपल्स करवा दूंगा ना कि आपको भी है ना चीजें यूज्ड टू हो जाएगी, ठीक है। अभी आप बताओ, जनरली अगर मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो सब बच्चे चिल्लाना चालू करेंगे, सर एंटाई इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू गॉश, फिर पार्शियल एक्लिप्स, फिर फुल एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल, ठीक है ना। अभी इसमें ना कभी कभी वो लोग बेटा एक गेम खेल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ना पूछ के एनर्जी ऑर्डर पूछ लेंगे, तो एनर्जी ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज क्या लिखना है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको, एनर्जी को। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेंगे तो एक, एनर्जी का पूछेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी दिमाग लगाओ बच्चों। अगर मैं इस वाले कंपाउंड के OH को इस तरीके से लिख दूं और इस वाले कंपाउंड के OH को इस तरीके से लिख दूं, करेक्ट। तो अभी आप बताओ, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो आपको नहीं लगता बच्चों ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कौन सा बॉन्ड, मैंने बोला था ना अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या यहाँ पे रिंग बन रहा है, हाँ, तो इसमें चिलेट बन रहा है, और चिलेट बन रहा है मतलब हाईली स्टेबल होता है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर वापस सेम, गॉश ग्रेटर देन एंटाई, ग्रेटर देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, ग्रेटर देन फुल्ली एक्लिप्स्ड। इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी वापस से इसके केस में इसको मत टिक करना, क्यों, क्योंकि सर ये तो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है, हाँ, क्या ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, क्या इस मॉलिक्यूल का इसके साथ हुआ है, कि विद इन द मॉलिक्यूल है। जैसे मेरा ये हाथ पे OH है और ये हाथ पे OH है, पर बोथ आर कनेक्टेड टू माय बॉडी ओनली, तो सिंगल यूनिट से है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये क्या है, अभी ये नहीं समझा। अरे यार इतना इजी है। अगर मेरा समझो आपका स्कूल है, ठीक है ना, सेंट फ्रांसिस आपका स्कूल है, समझो सेंट फ्रांसिस में बेटा स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 के बीच में बेटा क्रिकेट का कंपटीशन हुआ, तो उसको कौन सा स्कूल कंपटीशन बोलेंगे, इंट्रा स्कूल बोलोगे कि इंटर स्कूल बोलोगे। सर सेंट फ्रांसिस में 9th और 10th के बीच में, सर वो तो स्कूल सेम है ना, हाँ तो स्कूल सेम है तो इंट्रा स्कूल हो गया ना, तो इंट्रा स्कूल क्रिकेट कंपटीशन। अभी सेंट फ्रांसिस का सेंट ड्यूक्स के साथ में समझो क्रिकेट मैच हुआ, तो ये दोनों स्कूल अलग हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। समझ में आता है, तारे जमी हो रहे हैं। चलो तो ये क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ऑफ डैश बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर डैश बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स तो ये हो गया किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल का। और भी 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखो बेटा एक बात याद रखो, मेरे लेक्चर्स थोड़े से नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होंगे, बट मैं एग्जांपल्स कंसेप्ट बहुत ज्यादा धीरे धीरे और डिटेल में समझाऊंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो फिर हम लोग के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आप लोग सॉल्व करोगे। ऐसा होता है कि आप लोग फटाफट पढ़ लो, फिर बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो फिर मतलब नहीं। इससे अच्छा यहाँ पे टाइम दे दो, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद नेक्स्ट और 2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फोटो ले लो। Okay students, so the next example and the last example is write the correct stability order. 3 examples है आपके पास, don't worry. Correct stability order of
करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ना सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3। बट प्रोपेनल अल बोला है मतलब CHO होगा, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी मतलब 3 के ऊपर OH जुड़ेगा। अभी हाइड्रोजन फिल इन करो, CH2, यहाँ पे भी CH2। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, बराबर बच्चों। अभी इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये दोनों को बेटा हम लोग वो सर्कल और आगे वाला कार्बन मान ले, इसके ऊपर CHO जुड़ा और इसके ऊपर OH, दोनों कार्बन के ऊपर 2 2 H तो है ये, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इस कार्बन को मैं ले रहा हूँ, जरूरी नहीं फर्स्ट सेकंड को ले, किसी को भी ले सकते हो। जनरली ट्रेंड याद रखो कि CH2 रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 H है, पीछे वाले के ऊपर भी 2 H है, बराबर। चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर इधर CHO है और यहाँ पे क्या है, OH है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सबसे पहले दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। बट मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्या बोलूंगा, फुल्ली एक्लिप्स बोलूंगा, ठीक है ना। डेफिनेटली फुल्ली एक्लिप्स तो नहीं है, बट ये सब छोटे मोटी चीजों के ऊपर इतना फोकस मत करो। फुल्ली तो छोटे मोटी चीजों से कोई बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है, खाली इतना है कि चलो ये फुल्ली एक्लिप्स जैसा दिख रहा है बट है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ आपको ऑर्डर ही टिक करना है। नेक्स्ट अगर मैं समझो आगे वाले कार्बन को वाई शेप में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे CHO, पीछे वाले कार्बन पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, गॉश स्टैगर्ड स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको बोलेंगे गॉश स्टैगर्ड स्ट्रक्चर नंबर 2। फिर पार्शियली एक्लिप्स ले लेते हैं, यहाँ पे CHO होगा, यहाँ पे HH। अभी तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर्स फटाफट बनाने भी आता होगा। दिस इज पार्शियली एक्लिप्स स्ट्रक्चर नंबर 3 और लास्ट में आता है एंड डाई, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH H H, यहाँ पे H और H। इसको बोलेंगे क्या बच्चों, एंटाई स्टैगर्ड, ठीक है ना। चलो तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। अभी मैं आपको एक सिंपल बोला, देखो मैंने तो 3 एग्जांपल किए, जनरली इसमें से ही मैंने देखा है JEE एडवांस तक भी। बट इन केस अगर कोई एग्जांपल नया भी आ जाए तो आपको अभी मैंने तरीका बता दिया कि एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है। क्या मैं CHO मतलब अल्डिहाइड होता है, हाँ। क्या मैं अल्डिहाइड को इस तरीके से लिख सकता हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अभी इस OH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर, ठीक है। तो अभी आप बताओ, इस कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, डेल्टा क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप बताओ, ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है ना। तो बताओ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। क्या हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाँ। तो इसको कौन सा बॉन्डिंग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और यहाँ पे रिंग बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, चिलेट। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो रहा है। तो अगर इसके अंदर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो गॉश more stable as compared to anti, more stable as compared to partially eclipse, more stable as compared to fully eclipse। और अगर एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए, जो मैंने किसी में लिखा है नहीं, सब में यही कंसेप्ट आएगा, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो फुल्ली एक्लिप्स ग्रेटर देन पार्शियली एक्लिप्स, ग्रेटर देन एंटाई, ग्रेटर देन गॉश। तो जनरली ये 3 एग्जांपल्स ही आते हैं। बट इन केस अगर समझो उन्होंने कुछ नया बना दिया और जिसमें यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो फिर बेटा उसको डेफिनेटली गॉश विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू एंटाई, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आज सिखाया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था। एंड पूरा केमिस्ट्री ही इंटरेस्टिंग है, एंड केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, मैं हमेशा वही बोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के बारे में ही बताऊंगा। साइक्लोहेक्सेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा एक लेक्चर
मैं खत्म करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आई टेक 2 लेक्चर्स, बिकॉज उसमें मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स बहुत सारे, चेयर फॉर्म क्या होता है, बोर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके बाद में हाफ चेयर क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद में बहुत सारे वो है, ट्विस्टेड बोर्ड भी होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको मॉडल से सिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद conformations of Newman projection conformations of what cyclohexane, which is very important and advanced वाले students के लिए तो वो बहुत ज्यादा important है। even NEET and JEE मेंस में भी उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखे गए, बट मैं उसको बहुत स्लोली एंड तसल्ली से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से फिट कर दूंगा कि आपको कभी भी रात को 12 बजे भी उठा के पूछा कि इसका आंसर बता तो यू विल बी एबल टू आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक चीज मैंने डिटेल में समझाई है, प्लीज नोटबुक में लिखिए। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ आपको नोटबुक में लिखिए, तो ही आपको चीजें अच्छे से याद होगी। क्योंकि अभी आप लोग जो देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये कैसा है, मम्मी को रोटी बनाते हुए देखना है, ठीक है ना। जब आप खुद ट्राई करते हो, स्पेशली गर्ल्स, तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, बेटा बनता है, सर नहीं हमारा तो चपाती अच्छा बनता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, जस्ट किडिंग, ठीक है ना, डोंट टेक इट सीरियसली, ये तो मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ। बट एक एक चीज याद रखना बच्चों, नोट्स में अच्छे से कॉपी करना है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। टिल देन, थैंक यू।